नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम हमारे सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं, यानी मानव भूगोल के जो प्रकृति और विषय क्षेत्र होने के बाद में अब दूसरा चैप्टर आया अपना विश्व की जनसंख्या से संबंधित है, जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ी जाएगी। तो अपना दूसरा चैप्टर आता है विश्व जनसंख्या का है, विश्व जनसंख्या। इस विश्व जनसंख्या में अपन ये पढ़ेंगे कि क्या क्या है ना इसमें शामिल है। तो विश्व जनसंख्या के अधीन हमें एक तो वितरण को शामिल किया है, एक तो वितरण को शामिल किया गया है। वितरण के अलावा इसमें घनत्व शामिल है, घनत्व के अलावा वृद्धि शामिल है, इनको शामिल किया गया है। इसी के बाद में एक तीसरा लेसन और आएगा मानव विकास का, मानव विकास। यानी ये तीसरा लेसन और दूसरा लेसन दोनों मिलके है ना आपके 5 अंक के हैं और ये इकाई सेकंड में आते हैं, इकाई सेकंड। यानी पहला लेसन, दूसरा लेसन विश्व जनसंख्या है जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ेंगे, और एक तीसरा लेसन आएगा आगे मानव विकास का। ये दोनों लेसन मिलकर दोनों 5 अंक के हैं, यानी इकाई नंबर 2 में आते हैं। जिसमें लेकिन सबसे पहले अपन इसमें विश्व जनसंख्या देखेंगे। तो इस विश्व जनसंख्या में 1% आधा नंबर का, 1% आधा नंबर का, फिर 1% आधा नंबर का, 1% आएगा 1 नंबर का, ऐसे कुल मिलाकर 2.5 नंबर के पर्सन है ना वो पूछे जाएंगे। जिसमें ये दोनों पर्सन है, आधा आधे नंबर के 2% है, वो तो आएंगे वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ आएगा। और ये आधा पर्सन आएगा रिक्त स्थान का आएगा, और एक आएगा ये लघुतरात्मक का। इस प्रकार से 4% जो है ना इस लेसन से पूछे जाएंगे, जिसमें 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ विकल्प वाले आएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा और एक आएगा लघुतरात्मक, और बाकी के पर्सन है ना वो 3 नंबर के लेसन से आएंगे। ये तो था इनका अंक विभाजन। अब इसके बाद में अपन लेसन नंबर 2 को जो है ना विस्तृत लेंगे, जिसमें आपके जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि विश्व जनसंख्या क्या है। तो सबसे पहले अपन इसमें परिभाषा देखेंगे जनसंख्या की, कि जनसंख्या किसे कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की कुल जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब जैसे जनसंख्या कहलाती है, घनत्व नहीं, जनसंख्या। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाएगी। जैसे मान लो एक कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं, कितने भी व्यक्ति रह रहे होंगे, इस क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं ना वो यहाँ का जनसंख्या कहलाएगा। ये हो गया आपका जनसंख्या। इसके बाद में आता है वितरण। इसमें अगला पॉइंट आएगा आपका विश्व जनसंख्या के वितरण का प्रारूप। यानी विश्व जनसंख्या के वितरण का प्रारूप, की जनसंख्या का वितरण है ना वो क्या है। तो जनसंख्या के वितरण, वितरण का सीधा सी अर्थ है ना अपन मानते हैं फैलाव से, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या है ना वो फैली हुई है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वितरण कहलाएगा। आज अपन विश्व के विभिन्न देशों की बात करें तो इस फैलाव में अंतर पाया जाता है। कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है, तो कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर जनसंख्या कम निवास कर रही है। जैसे विश्व के 10 देश ऐसे हैं, विश्व के 10 देश ऐसे जहां पर 60% जनसंख्या निवास करते हैं। यानी विश्व के 10 ऐसे देश हैं जहां पर विश्व के आधे से भी ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि 60% जनसंख्या निवास करती है। और इन 10 देशों में से 6 देश जो हैं, 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है ना वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अब अपन आपको एक मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 10 देश कौन से हैं, और इन 10 देशों में भी 6 देश जो एशिया महाद्वीप के हैं जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसको इस मैप के माध्यम से है ना अपन समझने की कोशिश करेंगे, यानी कौन से क्षेत्र में जनसंख्या या किस देश में जो है ना वो जनसंख्या है ना वो ज्यादा पाई जाती है। अभी इस मैप के माध्यम से अपन समझेंगे
कि विश्व के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या है ना वो ज्यादा निवास करती है। अभी कहा कि 10 ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, यानी इन 10 देशों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या। यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या इन 10 देशों में है ना वो ज्यादा निवास कर रही है। ये ऐसे देश हैं, यानी ये लगभग आपका हो गया विश्व का मैप हो गया, जहां पर अपन देखेंगे कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना वो कहां पर निवास कर रही है। तो यानी कि 10 देश देखेंगे पहले तो, या अपन ये कहें कि 10 देश कौन कौन से हैं। तो एक में तो आ जाता है रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, मैक्सिको, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यानी रूस, चीन, भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया हो गया। लगभग ये जो देश आ रहे हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं कि इन देशों में जो है ना वो ज्यादा सघन जनसंख्या है ना वो पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा अपन इसमें ये जनसंख्या देखेंगे कि कौन से क्षेत्रों में है ना ये सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप वाले देखेंगे, एक तो ये हो गया भारत, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भारत से जो है ना ये पाकिस्तान है, ये हो गया पाक, यानी पाकिस्तान हो गया। ये ऊपर वाला भाग चीन का हो गया। इधर जो ये भाग आ जाता है आपका वो बांग्लादेश का हो गया, ठीक है। और ये सारा का सारा ये जो रूस है आपका ऊपर वाला, ये रूस का हो गया। और इसके अलावा ये आपका इंडोनेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया। तो ये 6 देश ऐसे हैं विश्व में जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना वो निवास करती है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या का मतलब कि विश्व के 10 ऐसे देश है जहां पर 60% जनसंख्या निवास करती है। उन 10 देशों में से 6 देश है ना वो एशिया महाद्वीप के हैं। इसके अलावा आपका ये अमेरिका हो गया, अमेरिका उन 10 देशों में शामिल है, यहाँ पर अपन ने लिखा नहीं है, ये अमेरिका हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये आपका हो गया अमेरिका के जो टच में है, ये हो गया मैक्सिको, मैक्सिको हो गया। इसके अलावा ये जो कोहनी सी बाहर निकली हुई है दक्षिणी अमेरिका में, इस दक्षिणी अमेरिका का ये भाग हो गया ब्राजील। इन 9-10 देश हैं ये, इन 9-10 देशों में जो है ना सबसे ज्यादा विश्व की जनसंख्या निवास करती है, और इनमें लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है इन 9-10 देशों के अंदर, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है ना आपको यानी कि 6 देश जो है, रूस हो गया, चीन हो, पाक हो गया, चीन हो गया, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन 6 देशों में ये 6 देश है ना वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो ये जनसंख्या का फैलाव कह सकते हैं इसे, यानी ये क्या है, वितरण है। ये जो अलग अलग जनसंख्या जो आ रही है ये वितरण से संबंधित है। वितरण को क्या कहा जाता है, फैलाव। यानी कि कोई देश जो है ना काफी ज्यादा सघन बसा हुआ है, तो कोई देश विरल बसा हुआ है। इधर से जैसे मान लो आपकी ये भूमध्य रेखा गुजर रही है, ये भूमध्य रेखा गुजर रही है, तो इधर उत्तर की तरफ है ना वो ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, यानी ज्यादा स्थलीय भाग है, तो ज्यादा जनसंख्या होगी। इधर कम स्थलीय भाग है, तो इधर क्या होगी, कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये इसमें असमान है ना वो वितरण पाया जाता है, इसे कहते हैं जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या का फैलाव। इसके बाद में हम अब अगला टॉपिक लेके आएंगे कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है और किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम है, ये कारण क्या है। कोई क्षेत्र ज्यादा सघन बसा हुआ है, सघन यानी ज्यादा, और कोई होता है विरल। सघन, सघन का मतलब होता है पास पास, जैसे ये कोई क्षेत्र है यहाँ पर ये जनसंख्या पाई जाती है, तो ये हो गया सघन, हो गया पास पास हो गया। और विरल का हो गया मतलब हो गया दूर दूर, यानी ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पर ये जनसंख्या
पाई जाती है। तो यानी कि ये सघन हो गया, ये विरल। कोई क्षेत्र सघन बसे हुए है, इस प्रकार से संख्या है, जनसंख्या है, और कई में ऐसी जनसंख्या है, इसके क्या कारण रहे हैं। तो अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम और ज्यादा है, यानी वितरण पढ़ रहे हैं, वितरण का मतलब है फैलाव, कि कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है और कहीं पर जनसंख्या कम है। इसका कारण क्या रहा है, कोई ना कोई रीजन जरूर है इसका, जिस कारण से किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है तो किसी क्षेत्र में ज्यादा। तो अगला का पॉइंट पढ़ेंगे अपन, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जनसंख्या वितरण को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, कि किसी क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है, किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या। इसमें एक नंबर का पॉइंट आएगा, अपना ए बिंदु लेंगे, जिसमें आएगा भौगोलिक कारक। भौगोलिक भी कह सकते हैं या भौतिक भी कह सकते हैं, भौगोलिक या भौतिक कारक। यानी भौगोलिक या भौतिक कारकों का मतलब हो गया धरातल से जुड़े हुए, अपने धरातल से जुड़े हुए कारकों में इसे शामिल किया गया है। तो एक नंबर का इसमें अपन कारक देखेंगे धरातल। धरातल या अपन और भी तरीके से लिख सकते हैं कि धरातल की प्रकृति और स्वरूप। यानी किसी क्षेत्र के अंदर कम और ज्यादा जनसंख्या होने के लिए धरातल की प्रकृति निर्भर करती है या उसका स्वरूप निर्भर करता है। प्रकृति कैसी है, कठोर है या मुलायम है, ये इसकी प्रकृति हो गई। स्वरूप हो गया, समतल है या उबड़ खाबड़ है, ये इसका स्वरूप हो गया। यानी उबड़ खाबड़ हो गया, पर्वत वगैरह हो गए, इस प्रकार से ये स्थिति होती है, तो यहाँ पर मानव ना तो रह पाएगा, ना ही कृषि क्रियाएं कर पाएगा, यानी कि अपने आप को एक अच्छे स्थलीय भाग में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। समतल धरातल, बिल्कुल समतल होने के कारण यहाँ पर कृषि क्रियाएं भी अच्छी होंगी और यहाँ पर मानव भी है ना वो ज्यादा निवास करेंगे। तो स्वरूप है ना वो समतल होना चाहिए। फिर कठोर और मुलायम। कठोर पर्वतीय जो भाग है या पठारी भाग है, वहां का धरातल काफी कठोर होता है, जिसमें मानव कृषि क्रियाएं नहीं कर पाएगा। तो यानी कि मुलायम जो धरातल होगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। तो विश्व में कहीं पर भी कम और जनसंख्या ज्यादा होने का मूल कारण एक तो धरातल की प्रकृति व स्वरूप है। दूसरा पॉइंट, मृदा, या अपन इसे मिट्टी भी कह सकते हैं, मृदा या मिट्टी। यानी किसी क्षेत्र विशेष की मिट्टी, या मिट्टियों में अगर अपन कहा जाए कि मिट्टियों का राजा जिसे कहा जाए, या मिट्टियों में सर्वोत्तम जो मृदा होती है वो जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है। जलोढ़ मृदा, जलो जलो यानी जल, यानी कि जल की मात्रा जिस मृदा में ज्यादा होती है, नमी जिसमें पाई जाती है, वो जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है। तो ऐसे में जलोढ़ प्रकार की मृदा आपको कहां पर मिलेगी, जितने भी नदी घाटी क्षेत्र हैं, जहां से नदियां प्रवाहित होती रहती, नदियां बहती रहती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा ज्यादा आपको मिलेगी। तो नदियों वाले जो क्षेत्र हैं या जहाँ की मृदा जलोढ़ है, वहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे मरुस्थलीय मृदा है, लवणीय मृदा, लवण पाए जाते हैं वहां पर, पर्वतीय मृदा है, उन क्षेत्रों की बजाय नदी घाटी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। यही कारण रहा है कि प्राचीन काल के जितने भी बड़े महानगर रहे हैं वो सभी नदी घाटियों के किनारे ही बसे हुए हैं। आज जितने भी जो सभ्यताएं मिल रही हैं, जितनी भी सभ्यताएं मिली, जैसे मिस्र की से जो सभ्यता मिली है, यानी कि मिस्र नील नील की जो नील नदी जो है मिस्र की, वहां के ऊपर जो है ना ये बस्तियां बसी हुई थी, किसी कारणवश नष्ट हो गई, आज वो सभ्यता के रूप में निकल रही है। ऐसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे बस्तियों का विस्तार था और वो बस्तियां नीचे दब गई किसी कारण से, आज उनके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। वो इसी की कारण है कि जलोढ़ मृदा अच्छी थी, वहां पर अपनी कृषि क्रियाएं की, अन्य कार्यों के कारण वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास की, तो यहाँ पर भी जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। इसके अलावा आपको मिलेगा तीसरा पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, यानी ये जल की जो उपलब्धता है
ये जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र हमेशा से ही सघन बसे हुए होते हैं। नदी वाले क्षेत्र देख लो, आज जहां पर भी जल की ज्यादा सुविधा रहती है वहां पर सबसे ज्यादा बस्तियों का विकास होगा या सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा बस्तियां नदी घाटी पर मिलने का कारण यही था कि एक तो वहां पर जल की उपलब्धता थी और दूसरी मृदा जो है ना वो जलोढ़ प्रकार की मृदा थी। इस कारण वहां पर कृषि क्रियाएं आसानी से हो जाती थी। इसी कारण से भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या नदियों के आसपास ही या जलीय क्षेत्रों में मिली है। तो इनकी कारण यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। जहां पर जल का अभाव होगा, जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर मानव बसाव की अनुकूल दशाएं नहीं है। इससे संबंधित आपको मैं दो उदाहरण देख रहा हूं। एक तो बिहार का, बिहार हो गया अपना एक तो, और एक अपना जैसे जैसलमेर हो गया, जैसलमेर। इन दोनों में जो है ना वो सारा ही अंतर पाया जाता है। ये क्षेत्र बिहार पूर्ण रूप से नदी घाटी युक्त क्षेत्र है। यहाँ पर नदियां जो है ना प्रवाहित रहती है। गंगा नदी हो गई, गंगा की कोशी सहायक नदी है, कोसी नदी, वो वहीं से होकर है ना वो गुजर रही है। तो काफी नदियां होने के कारण यहाँ पर एक तो जलोढ़ मृदा पाई जाएगी और एक जल की उपलब्धता भी है। इसलिए भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना यहीं पर है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1102 व्यक्ति रहते हैं। यानी कम क्षेत्र पे ज्यादा जनसंख्या रह रही है। और जैसलमेर क्षेत्र बड़ा है और संख्या है ना वो कम रह रही है। यानी कि लगभग 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रह रहे हैं। यानी क्षेत्रफल ज्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या कम है। इसका कारण है मृदा जो है ना वो आपकी मरुस्थलीय मृदा है और जल की कमी, इसलिए कृषि क्रियाएं नहीं होती। तो यानी कि भौगोलिक कारकों के अंदर एक तो अपनी धरातल की प्रकृति पड़ी, एक मृदा और मिट्टी पड़ी, और तीसरा पड़ा अपनी जल की उपलब्धता। ये जिसके अनुकूल है वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। चौथा कारक आता है इसमें जलवायु। चौथा कारक है जलवायु। ये जलवायु जो है वो भी एक प्रधान कारकों में से माना जाता है, क्योंकि जलवायु ज्यादातर सम जलवायु होती है। उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। अति शीत, अति बर्फीले क्षेत्र या अति गर्मी वाले जो क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पर जनसंख्या कम मिलेगी। और सम जलवायु वाले क्षेत्र हैं जहां पर सर्दियों में सर्दी होती है, गर्मियों में गर्मी होगी और वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। यानी कि अपनी ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र हैं, ज्यादा सर्दी वाले क्षेत्र, वहां पर जनसंख्या कम, और सम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। इस जलवायु को तीन भागों में बांटा गया है, विश्व की जलवायु को। तो देखो एक छोटे से ग्लोब के माध्यम से थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं और फिर विस्तृत रूप से जो है ना वो आगे बताएंगे, क्योंकि इसका आगे टॉपिक आएगा। जैसे मान लो ये ग्लोब है, इस ग्लोब के बीचों बीच से, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है। क्योंकि अपन पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी की प्रत्येक जगह तक पहुंचना असंभव है, तो अपन उस ग्लोब को लाकर जो है ना, ग्लोब बिल्कुल एक गोल गेंद की तरह होता है, उसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो ये मान लो ग्लोब है और इसके बीच में जो रेखा है इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और विषुवत रेखा भी कहते हैं, और विषुवत रेखा भी कहते हैं। इन तीन रेखाओं के नाम से इसे जाना जाता है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से है ना ये गुजरती है। इसके अलावा ये इसका नॉर्थ भाग हो गया, उत्तरी भाग हो गया, या गोलार्ध का ये इसका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसके ऊपर यहां से 23.5 डिग्री एक और अक्षांश से रेखा गुजरती है, जिसे अपन 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या अपन ये कह सकते हैं ये क्या है? कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 23.5 डिग्री अक्षांश से रेखा गुजरती है, उसे अपन कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण रेखाएं हैं विश्व में, क्योंकि इसी के आधार पर फिर अलग अलग क्षेत्रों को इसमें विभाजित किया गया। ऐसे ही फिर और देखेंगे अपन तो इसमें आपका आ जाएगा एक 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, नॉर्थ रेखा कहते हैं, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा कहते हैं इसे। ऐसे ही कुछ रेखा है, लेकिन ये तीन रेखाएं जो है ये सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में इसे माना जाता है। अब देखना, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होती है पूरे वर्ष इन तीनों ही रेखाओं के ऊपर सूर्य की स्थिति होती है। अब कैसे होती है सूर्य की स्थिति अपन देखेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर 4 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पूरे वर्ष में 4 महीने ऐसे हैं, उन 4 महीनों की 4 तिथियां ऐसी है जिनमें सूर्य का प्रभाव जो है ना पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जो है ना वो अलग अलग पड़ता है। जैसे
एक हो गया 21 मार्च, एक हो गया 23 सितंबर, एक हो गया 21 जून और एक हो गया 22 दिसंबर। ये चार तिथियां ऐसी हैं जिनका प्रभाव जो है, या इन तिथियों के ऊपर सूर्य का प्रभाव पृथ्वी के अलग अलग भागों पर पड़ता है। अब इसको अपन देखेंगे। 21 मार्च, यानी 21 मार्च ये यहां पर आ गया आपका 21 मार्च, ठीक है, कहां पर, भूमध्य रेखा पर। एक 21 जून, ये 21 जून आ गया आपका कहां पर, कर्क रेखा पर। फिर आगे 23 सितंबर, ये 23 सितंबर वापस कहां पर आ रहा है, भूमध्य रेखा पर। और फिर ये आ गया 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर दक्षिण में कहां पर चला गया, मकर रेखा के ऊपर चला गया है। तो ये चार तिथियों के दौरान सूर्य की स्थिति जो है ना, इनके ऊपर होती है, सूर्य की स्थिति इनके ऊपर होती है, इन रेखाओं के ऊपर। यानी कि वर्ष में 2 बार सूर्य सीधा हमारी पृथ्वी के बीच में होता है, यानी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन दो तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। दिन 12 घंटे का होता है तो रात भी 12 घंटे की होती है। कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होती है, ठीक है। फिर आ जाता है 21 जून को, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकने के कारण जो है ना, वो दिन तो बड़ा होता है कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, और रात छोटी होती है। यह अपन ये कहें कि सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में अब अपन जो रह रहे हैं तो इधर गर्मियां आ जाती है, यानी गर्मियों के दौरान ये होता है। तो अब सर्दियां चल रही है, जो जैसे 22 दिसंबर गया है, वो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है ना, वो सीधा चमक रहा है। जैसे सूर्य की किरणें हमारे यहाँ पर ऐसी तिरछी गिर रही है, इस कारण यहाँ पर सर्दियां हैं। तो अब देखना, पूरे वर्ष इस क्षेत्र में जो है ना, वो सूर्य सीधा चमकता है इन चारों तिथियों को, इसलिए ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी गर्म क्षेत्र, कटिबंध यानी जोन होता है, ये कहलाएगा, ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाएगा। कब, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर में, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में। अब देखना, 23.5 से 66 डिग्री उत्तर वाला जो क्षेत्र है, और 23.5 से 66 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र है, यह कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। और ये 66.5 से 90 डिग्री ध्रुव तक, और ये 66.5 से 90 डिग्री ध्रुव तक का भाग है ना, वो क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। तो यहाँ पर सर्दी ज्यादा है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, और यहाँ पर सर्दी के मौसम में सर्दी और गर्मी के मौसम में गर्मी। तो जलवायु की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पर मौसम लगातार बदलता रहेगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, यानी शीतोष्ण कटिबंध में। जहां पर हमेशा शीत ही शीत, ज्यादा सर्दी रहेगी, वहां पर जनसंख्या कम निवास करेगी। और जहां पर हमेशा गर्मी ही गर्मी रहेगी, वहां पर भी जनसंख्या कम निवास करेगी। तो इन ये जो चारों जो क्षेत्र रहे हैं, वो जहां पर अनुकूल रहेंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो अभी पहले अपने मानचित्र में पढ़ा, ऊपरी भाग में जो मध्य ऊपरी जो भाग था वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और बाकी के नीचे के क्षेत्र में और ऊपर के क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। ये चार कारक तो थे भौगोलिक या भौतिक कारक, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इसी में, बी पॉइंट। ए पॉइंट पढ़ा अपने भौगोलिक या भौतिक कारक, अब बी पॉइंट आएगा। ये बी पॉइंट भी जो है ना, वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करेगा, उसमें मानते हैं अपन आर्थिक कारक को, यानी कि जिन क्षेत्रों में काम धंधा ज्यादा रहेगा, किसी भी कारण से समझ लो, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, क्योंकि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पसंद करेंगे, और वो इस आर्थिक कारकों में आता है। तो आपका बी पॉइंट है आर्थिक कारक, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी मानव अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर करता है, आर्थिक अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, वो आर्थिक कारकों में शामिल होता है। तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे, ए पॉइंट आएगा आपका कृषि। ए पॉइंट आता है कृषि, यानी जो क्षेत्र कृषि के अनुकूल होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। अब कृषि के अनुकूल क्षेत्र कौन सा रहेगा, अभी अपन ने भौतिक कारक पढ़े थे चार, जिन क्षेत्रों में ये भौतिक कारक अनुकूल होते हैं, पहला तो अपन ने पढ़ा था धरातल, दूसरा पढ़ा अपन ने जल, तीसरा पढ़ा अपन ने मिट्टी, और एक पढ़ा था जलवायु।
ये चारों कारक जहां पर अनुकूल रहेंगे, सम रहेंगे, यानी धरातल, समतल, जल उपलब्ध रहेगा, मिट्टी है ना वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी रहेगी, और जलवायु कैसी रहेगी, सम रहेगी। सम का मतलब यहाँ पर हो गया अनुकूल रहेगी। उन क्षेत्रों, वो क्षेत्र है ना वो कृषि के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि समतल धरातल रहेगा तो कृषि किराए अपन आसानी से कर लेंगे, उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। जल की उपलब्धता रहेगी तो कृषि का अच्छा विकास होगा, समय पर कृषि को पानी मिलेगा। मृदा जलोढ़ रहेगी तो मृदा में पोषक तत्व मिलेंगे। मृदा के विकास के लिए मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं ना वो फसलों का विकास करते हैं, तो फसलों के विकास के लिए पोषक तत्वों का होना जरूरी है, और वो पोषक तत्व सबसे ज्यादा आपको जलोढ़ मृदा में मिलेंगे। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में बाहर से आपको कोई खाद और उर्वरक डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस मृदा में पहले से पोषक तत्व होते हैं प्राकृतिक तौर पर जो कृषि का विकास करते हैं। और जहां पर सम जलवायु होगी, सम जलवायु होने का मतलब ऋतु परिवर्तन होगा, सर्दी गर्मी बरसात हो गई, उसके अनुसार वहां पर फसलें उगाई जाएंगी, और तीनों फसलें ऋतुएं ले ली जाएंगी वहां पर, खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। इस कारण वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। तो ये कृषि का भाग हो गया, यानी ये जहां पर अनुकूल रहेंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कृषि का ज्यादा विकास होगा, तो ज्यादा कृषि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। इसके बाद में आता है खनिज। खनिज यानी भूमि से खोद कर निकाले गए पदार्थ जो होते हैं वो खनिज कहलाते हैं, और उनको निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खाने पाए जाते हैं, जहां से खनिज पदार्थ वगैरह निकाले जाते हैं, वहां पर जनसंख्या है ना वो ज्यादा निवास करती है। जैसे इसका एक उदाहरण है अफ्रीका की तांबा जाम्बिया पेटी है, कटंगा जाम्बिया पेटी, कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी, ये सघन जनसंख्या की उदाहरण मानी जाती है, और वो किसकी वजह से? खनिजों की वजह से। तो ये कटंगा जाम्बिया जो तांबा पेटी है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न मानी जाती है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या का उदाहरण है, जिसमें आपका आ जाएगा कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी, और तीन ऑप्शन अलग दे दिए जाएंगे, अभ्यास का प्रश्न आएगा। और कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी ये खनिजों की वजह से अधिक जनसंख्या को आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि खनन निकालने के लिए लोग, मशीनरी वगैरह वहां पर जाएंगी, वहां वो रहने के लिए वहां पर रुकेंगे, उनको सुविधाएं देने वाले लोग वहां पर जाएंगे, इसलिए जनसंख्या वहां पर ज्यादा हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता, तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें नगरीयकरण। नगरीयकरण, नगरीयकरण जो है वो भी जनसंख्या को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि आज जो शहरीकरण है या नगरीय के कार्यों के जो नगरीय जो कार्य है वो लोगों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं, या शहरों की जो चकाचौंध है वो लोगों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रही है, जिसमें चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, रोजगार के अवसर हो गए, उनको पाने के लिए लोग जो है ना वो गांव से जो है ना वो शहरों की ओर जा रहे हैं, और शहरों की ओर जाएंगे तो वहां पर जनसंख्या का विस्तार होगा, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, और गांव में जनसंख्या कम हो जाएगी। बिल्कुल होती भी है, क्योंकि लगभग आज पहले की बजाय भारत के अगर उदाहरण माने तो पहले लगभग 75% जनसंख्या गांव में निवास करती थी 2001 के अनुसार, लेकिन 2011 के अनुसार आज जो है ना वो भारत के गांव में मात्र 68% जनसंख्या है ना वो निवास कर रही है। इसका कारण यही है कि गांव से लोग शहरों की ओर है ना वो अग्रसर हो रहे हैं। जैसे इसमें अभी पढ़ेंगे अपन आगे, लेकिन एक वो बात और बता दूं, क्योंकि लगभग 18.14 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि, यानी 2001 से लेकर 2011 के मध्य भारत में जो है ना 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। 2001 से 2011 के मध्य में 18.14 करोड़ यानी 1.4 करोड़ की जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जिसमें गांव में 9.4 करोड़ और नगरों में यानी कि शहरों में जो है ना 9.10 करोड़ की जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यही है कि शहरों की जो चकाचौंध है वो ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो नगरों की जनसंख्या में है ना वो वृद्धि हो जाएगी। तो एक कारण ये भी है जनसंख्या के वितरण में, फैलाव में यानी अंतर का, गाँव की जनसंख्या कम हो रही है और नगरीय जनसंख्या ज्यादा हो रही है। इसके अलावा एक पॉइंट और आ गया आपका आर्थिक कारकों में, कृषि हो गया, खनिज हो गया, आपका नगरीयकरण हो गया, अब आता है उद्योग।
उद्योग कहे या औद्योगिकरण भी इसे कह सकते हैं। तो उद्योग भी जनसंख्या को अपनी ओर है ना वो आकर्षित करते हैं, क्योंकि नगरों में लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगों में काम करने के लिए लोग वहां पर जाएंगे मजदूरी के लिए, और उन मजदूरों को भी विभिन्न प्रकार की जरूरत होगी, खाने की, पीने की, रहने की, वहां के अपने परिवार के बच्चों की शिक्षा की भी, चिकित्सा की भी मिलेगी। तो वो ये सुविधा प्रदान करने वाले लोग, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, या परिवहन की व्यवस्था भी होगी, तो खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोग भी वहां पर जाएंगे और उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसलिए इन उद्योगों वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी जनसंख्या है ना वो ज्यादा निवास करती है। ठीक है, तो ये औद्योगिक दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो ये चार भाग जो ऐसे हैं, कृषि, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण या उद्योग, वो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस कारण वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और आता है, सी, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक जो कारक है, ये कारक भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये किस प्रकार से करता है कि लोग अपने समाज को आधार मानकर या अपनी संस्कृति को आधार मानकर है ना उन क्षेत्रों की ओर लोग ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे उदाहरण के अनुसार अपने भारत के अंदर उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, ये क्षेत्र काफी ज्यादा सघन बसे हुए हैं। क्यों? हिंदू धर्म की एक आस्था के कारण, उनके सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण, तो वो क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो समाज या अपने ही समाज को आधार मानकर लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें राजनीतिक कारक भी शामिल होता है। किसी क्षेत्र में कम या जनसंख्या वृद्धि का, किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम है या ज्यादा है, इसके लिए राजनीतिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि कई देशों की सरकारें जो है ये चाहते हैं कि ज्यादा सघन बसे हुए जो क्षेत्र होते हैं वहां से लोगों को निकालने के लिए, और विरल विरल क्षेत्रों में यानी कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। कोई क्षेत्र कम है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वहां पर लोगों को बसाया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन, उन्हें लालच दिया जाता है, या उन्हें एक मतलब अच्छा ऑफर दिया जाता है, जिसके कारण लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करने लग जाते हैं। तो इसमें राजनीतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को है ना वो बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से ये तीन कारक थे जिस कारणों से जनसंख्या किसी क्षेत्र में कम और ज्यादा निवास करती थी। इसके अलावा जनसंख्या ये वितरण जो वाला कारक पॉइंट था आपका जनसंख्या वितरण का, यह भी आपका पूरा हो गया जनसंख्या वितरण। इसके बाद में आपका पॉइंट आता है जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब इसमें यही होता है कि बसाव से है कि कोई क्षेत्र कम बसा हुआ है, कोई क्षेत्र ज्यादा बसा हुआ है, यानी कम और ज्यादा का मतलब कि कितनी क्षेत्र के ऊपर जनसंख्या है ना वो निवास कर रही है, वो उस घनत्व में शामिल होता है। तो अब इसका दूसरा जो पॉइंट है आपका वो आता है घनत्व, जनसंख्या वितरण के बाद में। तो इसमें देखो घनत्व, अब सबसे पहले ये अपन देखेंगे कि घनत्व कहते किसे, यानी प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी किसी क्षेत्र की चारों भुजाएं समान होना वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। चारों, जैसे एक वर्ग किलोमीटर, चारों क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, क्षेत्र है वो 1 किलोमीटर का है, इधर लंबा, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे चारों तरफ 1 किलोमीटर का जो एरिया बना लिया। इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहेंगे वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व में भी असमानता पाई जाती है। जैसे ये जो अलग अलग क्षेत्र है समान है, इस क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास कर रही है, जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा, किसी क्षेत्र में ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब उधर ज्यादा लोग रहने का भी कारण हो गया कि वहां पर ज्यादा लोग है ना वो क्यों रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके अनुकूल वहां पर भौगोलिक दशाएं है ना वो पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, और किसी क्षेत्र में बहुत कम लोग रह रहे हैं, जैसे इस क्षेत्र में केवल 2 ही लोग रह रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये जो क्षेत्र है वो मानव बसाव के ज्यादा अनुकूल नहीं है। जो भी अपने 3 कारक पढ़े उनमें इस यहाँ पर उन कारकों में है ना वो कमी पाई जाती है, और यहाँ पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है। यानी कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब जनसंख्या घनत्व एक सूत्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है कि कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या
बटा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल यानी किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है, किसी क्षेत्र यानी ये क्या है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, जनसंख्या घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व का यानी कि किसी क्षेत्र में रहने वाली जैसे जनसंख्या, जैसे किसी एक उदाहरण लेते हैं कि कोई एक क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या है ना वो 1500 है, यानी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है, 1500 है, लेकिन वहां का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। तो इस सूत्र से अपन प्रदर्शित करेंगे कुल जनसंख्या यानी 1500 बटा 100 बराबर बिंदु से बिंदु चली जाएगी, यहाँ पर क्या रहेंगे 15 व्यक्ति, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ना वो कितने व्यक्ति रहेंगे, 15 व्यक्ति रहेंगे। तो इस प्रकार से अपन जनसंख्या घनत्व है सूत्र से क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो इस प्रकार से आपका जनसंख्या वितरण हो गया और जनसंख्या घनत्व हो गया। यानी विश्व की जनसंख्या की अपन बात कर रहे हैं, इस जनसंख्या में आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं विश्व की जनसंख्या में। पहला पॉइंट था जनसंख्या वितरण, ठीक है, जो फैलाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट था जनसंख्या घनत्व। अब तीसरा पॉइंट जो आता है इसमें आता है जनसंख्या वृद्धि का। तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसमें जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में, अब क्षेत्र विशेष शब्द आ गया है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले या निवास करने वाले जो लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक निश्चित समय हो गया, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य 2011 के मध्य भारत में 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई थी। तो ये किसी क्षेत्र विशेष हो गया। क्षेत्र विशेष क्या है, भारत हो गया, या अपन ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान, ये निश्चित समय हो गया 2001 से 11 के मध्य, एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा, और वो हमेशा धनात्मक होता है। वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब जनसंख्या वृद्धि जो होती है ना वो भी कई प्रकार से होती है। तो अब जनसंख्या वृद्धि में अपने इसमें शामिल करेंगे कुछ संकल्पनाएं, इसमें कुछ शामिल करेंगे अपन संकल्पनाएं। अब संकल्पनाओं में एक तो जनसंख्या वृद्धि खुद शामिल होगी, एक होती है जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। अब ये दर शब्द आ गया, यानी दर को जो है ना वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि अगर देखेंगे तो उसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा, भाई इतनी प्रतिशत वहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो उसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसमें संकल्पनाओं में अगला पॉइंट आता है अपना जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, इसमें आगे आ जाएगा अपनी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब देखो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होती क्या है, किसी क्षेत्र विशेष की जो वास्तविक वृद्धि होगी उसमें आ जाएगा जन्म माइनस मृत्यु, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले की संख्या और उस क्षेत्र में मरने वालों की संख्या का जो बीच का अनुपात रहेगा ना वो वहां की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि होगी। या अपन ये कह सकते हैं वास्तविक के साथ साथ प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, वास्तविक जनसंख्या इस सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। यानी किसी क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले, मरने वाले प्लस आने वाले और जाने वाले, उनके बीच का जो अंतर होगा वो वहां की वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। कैसे, जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र है, वहां पर 100 बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से 15 बच्चे मर गए, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हुई, 85 हो गई। ठीक है, अब आ गया प्लस आप्रवास। आप्रवास का मतलब होता है आने वाले, किसी दूसरे क्षेत्र से लोग, एक गांव से व्यक्ति आकर दूसरे गांव में रहने लगे, तो यहाँ पर 20 व्यक्ति किसी गांव से आए। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों की 15 की मृत्यु हुई, मान लो कोई किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, तो लोग इस भय के कारण जो है ना यहाँ से 5 व्यक्ति है ना वो चले गए। ठीक है,
20 व्यक्ति तो यहाँ पर आए, स्थायी रूप से मान लो रहने लगे, 5 व्यक्ति इस बीमारी के डर के कारण चले गए। तो आप्रवास और उत्प्रवास का माइनस का अंतर कितना रहा? 15 का रहा। तो 85 तो यह था, 15 यह था, कुल मिलाकर उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो गई? वापस 100 हो गई। तो इसे क्या कहेंगे? वास्तविक वृद्धि, यानी कि वास्तव में आज प्रेजेंट में वहां की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, ये था वास्तविक वृद्धि। फिर आता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि जनसंख्या, प्रकृति के अनुसार जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ाने में या घटाने में प्रकृति की भूमिका होती है। तो इसके अंदर जन्म और मृत्यु को मानेंगे अपन, जन्म और मृत्यु, ये प्राकृतिक वृद्धि हो गया। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले बच्चों और मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो है ना, वहां की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। जैसे मान लो किसी गांव है, गांव में 105 बच्चों वहां की जनसंख्या है, ठीक है, कुल जनसंख्या वहां की 105 है, लेकिन एक निश्चित समय अवधि के दौरान वहां पर जो है ना, वो मान लो 17 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और उसी एक निश्चित समय अवधि के दौरान ही वहां पर है ना, वो 20 मृत्यु हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों की मृत्यु हुई हो, वृद्ध से लेकर बच्चों तक के समय में जो है ना, वो मान लो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो उसमें शामिल हो गए। अब जन्म तो लिया 17 ने, तो यानी कि 105 तो जनसंख्या वहां की पहले ही थी और 17 ने जन्म ले लिया, तो वहां की जनसंख्या कितनी हो गई? 122 व्यक्ति वहां की जन्म दर जनसंख्या हो गई। लेकिन 20 मर गए, तो इसमें 20 घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच गए? 102। तो यानी कि ये जो जनसंख्या है, 102 की जो जनसंख्या है ना, वो क्या है? उस किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की जो है ना, वो क्या है? प्राकृतिक वृद्धि है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस संकल्पनाओं के अंदर अपन ने एक तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि पढ़ी है, एक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पढ़ी है। इसके अलावा और भी कुछ इस लेसन में आगे रह गए हैं, जिसमें जनसंख्या परिवर्तन के घटक रह गए हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक और जनसंख्या की अवस्थाएं रह गई हैं, जिनको अपन आगे वाले लेसन में या आगे का जो भाग होगा उसमें देंगे। लेकिन इससे पहले आप इस अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के सामने यह हमारे जो रिवीजन का जो लेसन है ना, वो पहुंच सके।